आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स 2016। इसके पेपर की हम पूरी बात करने वाले हैं। इसमें आपके सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के परीक्षार्थी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता रहता है। कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ है पीजीटी कॉमर्स की, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पीजीटी कॉमर्स, ये 2016 का है। ये है 2016 का। इसमें हमें जो भरना होता है, जैसे हमारे पास ये बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ जहाँ भी आपका सेंटर होगा, परीक्षा केंद्र होगा, वहाँ के केंद्र की यहाँ मोहर लगेगी। अगर यहाँ मोहर नहीं भी लगती है, कोई इस समय प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बुकलेट स्टूडेंट को मिल जाती है। और ये जो बुकलेट की सीरीज है वो हमारे पास में डी है। जो बुकलेट के अंदर ओएमआर शीट निकलेगी, उस ओएमआर शीट पर यही क्रमांक होना चाहिए जो यहाँ बुकलेट पर दे रखा है, और इसी को हमें यहाँ भरना भी होता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। ये क्रमांक हमारा वही क्रमांक है जो ऊपर अभी आपको दिखाया गया था। ये लेकिन यही ओएमआर ये यहाँ से देख करके यहाँ नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है ओएमआर शीट पर से देख करके। तब यहाँ लिखा भी है, देख सकते हैं, ओएमआर क्रम संख्या। तो ये चीज़ आपको यहाँ भरनी होती है, इसी को हमें शब्दों में भरना होता है, और अनुक्रमांक के स्थान पर यहाँ पर अनुक्रमांक भर दिया जाता है। अंकों में, अंग्रेजी के अंकों में भरा जाता है। हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ को, जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की तरफ को, क्योंकि पेपर के लिए हमें इतना वक्त अभी यहाँ पर नहीं है कि इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बताएं। मैं इसके आंसर बताऊँगा जो आयोग द्वारा दिए गए हैं। बाकी इसके नीचे जो है वो निर्देश दे रखे होते हैं ये। और दूसरी चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें माइनस में मार्किंग नहीं होती है। यहाँ क्वेश्चन आपको पहला देखने को मिलेगा, ये हमारे पास में पहला इसका क्वेश्चन है। अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है। अगर आपने कक्षा 12 में कंपनी खाते पढ़े होंगे, तो कंपनी खाते में पूंजी के प्रकार में ज़रूर पढ़े होंगे, और पूंजी के प्रकार में आपको बताया गया है उसमें कि संचित जो पूंजी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो संचित पूंजी ही होगा, डी। अर्थ में आपने उसमें देखा होगा कंपनी के प्रकार में, सॉरी, कंपनी वाला जो चैप्टर है उसमें पूंजी का जो प्रकार दे रखे हैं, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी या निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, दत्त अथवा चुकता पूंजी, तो उसी में सबसे लास्ट में दे रखा है संचित पूंजी, और यहाँ भी सबसे लास्ट में दे रखा है संचित पूंजी। तो क्योंकि सभी नहीं, इसमें ऑप्शन में केवल 4 ही दिए जाएंगे, तो इसका संचित पूंजी जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को हमें कहाँ क्या इसमें करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देख लें। वसूली खाते में डेबिट किया जाएगा, वसूली खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या दायित्व खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में दो है, और इसका जो राइट आंसर है कंपनी, सॉरी, फर्म का यहाँ पर जब विघटन होता है तो वहाँ बनाया जाता है, एक वसूली खाता बनाते हैं, और उस वसूली खाते में जो है इस ऐसे दायित्व को जो नहीं लिखा गया है उसको लिखा जाएगा वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक अवधि में 15 लाख रुपए के शुद्ध लाभ की गणना 20,000 रुपये संपत्ति बिक्री का मुनाफा और 10,000 रुपये मूल्य ह्रास पर का जो है विचार किया गया है। तो इस मामले में परिचालन जो कोष होगा वो क्या होगा?
तो इसमें जो परिचालन जो कोष होगा वो हमारे पास होगा 14,90,000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा 14,90,000। आंसर सी इसका राइट होगा। तो 15 लाख रुपए में से, इस 15 लाख रुपए में से 20,000 को लेस कर दिया जाएगा और 10,000 को यहाँ प्लस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है लाभांश का भुगतान करने में, ख्याति के अभिलेखन में, पूर्णदत्त बोनस को निर्गत करने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पूर्णदत्त बोनस अंशों को निर्गत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। सी आंसर इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये पीजीटी 2016 का पेपर है। मूल लागत 16,000 है, सामग्री श्रम का 60% है, तो जो श्रम है वो क्या होगा? तो इसमें जो श्रम होगा वो होगा 10,000। इसका राइट आंसर सी होगा। ओके है। ये एक पेज पर इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पेपर बाएं साइड में हर पेज पर बाईं ओर हिंदी में और दाईं ओर अंग्रेजी में लिखा आपको मिलेगा। मैं यहाँ केवल हिंदी में समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ केवल हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 6, एक साधारणतः निवासी वह है जो पालन करता है। तो किन नियमों का वो पालन करेगा जिससे वो साधारणतः निवासी कहलाएगा? तो बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का जब वो पालन करेगा तो वो साधारण निवासी कहलाएगा। ये भारत के नियम की बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कृषि आय में सम्मिलित है फसल की बिक्री से आय, कृषि उत्पादों को विक्रय योग्य बनाने से आय, बागवानी से आय, उपर्युक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि देखा कृषि आय में सम्मिलित है फसल की बिक्री से आय, तो तुरंत इस पर हमने राइट कर दिया और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें सारे ऑप्शन को पढ़ करके देखना चाहिए और ये सारे ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। कृषि आय में ये तीनों सम्मिलित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ना ए है, ना बी है, ना सी है। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास में, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? इसका जो आंसर होगा राइट, वो आंसर होगा सहसंबंध विश्लेषण। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं। यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन में बताया था कृषि आय वाला, उसी तरह से क्वेश्चन है। शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए, परिचालन से संबंधित प्रबंधकों के लिए। तो आंतरिक प्रबंध जो है वो उपर्युक्त सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी है, उपर्युक्त सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, समविच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, कुल लागत, विक्रय मूल्य। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्थिर लागत। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन को समझें, उत्पादित यहाँ करने की बात आ रही है। उत्पादित, तो माल को जो उत्पादित करता है वो पेशेवर व्यक्ति नहीं करता, व्यापारी नहीं करता, निवेशक नहीं करता, वो करता है उद्यमी। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो उद्यमी होगा, 11 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन 3% शिक्षा उपकर देय है, 3% शिक्षा उपकर देय है और वो देय आयकर और अधिभार पर। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ये आयकर और अधिभार पर। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है, जो ये हमारा अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है
जो अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, और वो ऑप्शन स्थापन वस्तुओं से यहाँ पर आंसर हो, जो राइट होगा वो स्थापन वस्तुओं से होगा। अब बाकी आपको देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक अनिश्चित है तो इसका तात्पर्य होगा, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, r बराबर +1, r बराबर -1, r बराबर 0, r बराबर 0.5। इसका जो राइट आंसर होगा वो आयोग ने दिया है सी, r बराबर 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसके बीच के संबंधों का अध्ययन करते समय हमें नकारात्मक सहसंबंध की उम्मीद करनी चाहिए। नकारात्मक की यहाँ पर बात आ रही है, तो नकारात्मक यानी उत्पाद की कीमत और मांग। इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्पाद की कीमत और मांग। 15वां क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा तो इसमें तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं यहाँ केवल आंसर ही यहाँ पर दूंगा। 16 हमारे पास में सीमांत उपयोगिता यदि शून्य होती है तो, अब ऑप्शन देखें, क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता यदि शून्य होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता घटती है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, राइट आंसर होगा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ बढ़ते हैं। कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं है? कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उछाल, अवसाद, समुत्थान, गतिवर्धन, जो यहाँ गतिवर्धन है ये इसका भाग नहीं होगा, है नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न सम्मकों से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। तो लाभ सम्मक की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र का भी प्रयोग होता है। इसको मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो 20% इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी 2 वर्गों में वर्गीकरण जो है वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, गुणात्मक वर्गीकरण है, संख्यात्मक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण पर तुरंत टिक कर देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो गुणात्मक वर्गीकरण के है, वो सही है, गुणात्मक वर्गीकरण। किसी एक वर्ष में का सकल राजकोषीय घाटा 3 लाख करोड़ है और राजस्व घाटा 1,50,000 करोड़ है और ब्याज भुगतान 80,000 करोड़ है, तो उस वर्ष में सरकार का प्राथमिक घाटा जो है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में डी, 2,20,000। क्योंकि यहाँ 3 इसमें से राजस्व घटाया दिया जाता है, राजस्व घाटे को, और फिर इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में होगा 2,20,000। अगला क्वेश्चन आता है, द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देनों का अभिलेखन करने की प्रणाली को कहते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देखेंगे तो उनमें इनमें के कई सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। आप देख सकते हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो द्विपहलू अवधारणा के आधार पर मैंने उस क्वेश्चन में भी समझाया था कि यहाँ बहुत जल्दबाजी स्टूडेंट कर देता है। वो सबसे पहले अभी कृषि आय वाला बताया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। तुरंत इसमें जो परीक्षार्थी क्या करते हैं, दोहरा खाता प्रणाली पर टिक कर देते हैं, जो कि ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली है द्विपक्ष द्विपहलू। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखें, मुद्रा मापन अवधारणा। तो मुद्रा मापन ऐसी चीज़ है जिनको मुद्रा में मापा जा सके, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। कंपनी के प्रबंधक निर्देश का स्वास्थ्य नहीं नापा जा सकता, कंपनी के माल की गुणवत्ता नहीं मापी जा सकती,
संयंत्र और मशीनरी का मूल्य नापा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है। ऑप्शन है जहाजी कंपनी द्वारा, निर्यातक द्वारा, बंदरगाह प्रन्यास अधिकरण द्वारा और आयातक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जहाजी कंपनी, क्योंकि सारा काम भी जहाजी कंपनी ही करेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा क्वेश्चन नंबर 24 है, अंशों वर्णन पत्रों में अभिधान आमंत्रित करने के लिए फिर विवरण निर्गत कर सकती है केवल केवल कौन सी कंपनी? सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, सबका ये पढ़ा हुआ होगा कि सार्वजनिक कंपनी जो है वही फिर विवरण निर्गमित करती है, प्रोस्पेक्टस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मापन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का मापन व्यय गणना विधि, आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारे पास में होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। इनमें कोई सी विधि अपनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, दीर्घ काल में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है पैमाने के प्रतिफल पर, चरों के निश्चित अनुपात पर, परिवर्तनशील घटकों के प्रतिफल पर, स्थिर घटकों के प्रतिफल पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर पैमाने के प्रतिफल पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। ये एक परिभाषा में दिया गया है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है और इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? और वह है से का नियम, पीयू का रोजगार नियम, गिफिन का विरोधाभास नियम, कीन्स का रोजगार सिद्धांत। यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा से का नियम। से एक विद्वान थे, उन्हीं ने ये पूरा नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, परिभाषा दी थी ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है स्थायी प्रकृति की, पूरी तरह से अस्थायी, काल्पनिक स्थिति, सामान्य स्थिति। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हमारे पास बी, पूरी तरह से अस्थायी। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूहों में विभाजित होता है? ऑप्शन है सुविधा प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, निर्णय प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन। 4 ऑप्शन है और इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा प्रतिचयन। इसमें आपके सारे क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को बार बार देखें, दोहराएं, तब ये क्वेश्चन पक्के होते हैं। प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत आनुपातिक है। प्रतिचयन आकार, समग्र आकार, क्रमबद्ध त्रुटि, प्रतिचयन गठन त्रुटि। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, प्रतिचयन आकार। 31 निम्नलिखित में से किस पूर्वानुमान तकनीक में पिछले अनुभव से प्राप्त समकों का विश्लेषण किया जाता है? विवेकात्मक, काल श्रेणी, सहयोगी या उपर्युक्त सभी। यहाँ राइट आंसर होगा, काल श्रेणी के बारे में सबने पढ़ रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों की भी रुचि होती है कहलाता है उद्यम प्रतिवेदन, नियंत्रण प्रतिवेदन, अनुसंधान प्रतिवेदन और बजट प्रतिवेदन। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए, उद्यम प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापार शेष भारत के अनुकूल था। तो किस वर्ष में, किस सत्र में व्यापार शेष भारत के अनुकूल था? इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा और वो है 1970-71 से 1974-75 में। ये इसका राइट आंसर है। बाकी में प्रतिकूल नहीं, बाकी में प्रतिकूल रहा है। यहाँ पर पहला राइट ऑप्शन है, ये वर्ष हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
और ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन 2016 में आ गए हैं वो अब नहीं आएंगे, तो अब भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। इनकी अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो इन सभी परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो दे रखा है पुनर्मूल्यांकन खाता दे रखा है, तो राइट आंसर पुनर्मूल्यांकन खाता ही इसका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बाकी भवन खाते में नहीं होगा, इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, भवन खाते को कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते में होगा। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य संगठन के लाभ को अधिकतम करना, वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना, निर्मित माल के रहतिया के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर होगा, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचनाएं प्रदान करना, उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन होगा, एक 10 रुपये वाले ऐसे अंश जिस पर 8 रुपये की याचना की गई है। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, 10 रुपये वाले ऐसे अंश जिस पर 8 रुपये की याचना की गई है और 6 रुपये का भुगतान किया गया है। यदि उसका हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 10 रुपये से, 8 रुपये से, 6 रुपये से, 4 रुपये से। तो यहाँ तो एकदम हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ जो जब पुनर्मूल्यांकन होता है, हरण होता है, पहले हरण ही होता है, तो हरण वाले पे हमें क्या देखना है, और जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि याचना 8 रुपये तक हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, लीफो विधि का प्रयोग कब तब तक सॉरी दोबारा देखें, लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें गिर रही हो, या कीमतें बढ़ रही हो, या कीमतें स्थिर हो, या फिर उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा जब बी, जब कीमतें बढ़ रही हो। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सबने पढ़ रखा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकतम संख्या 20। लेकिन अगर एक बैंकिंग व्यवसाय की बात आती तो ए राइट आंसर होता, लेकिन इसकी जो संख्या का विवरण दे रखा है वो साझेदारी अधिनियम में नहीं है, वो भारतीय कंपनी अधिनियम में इसका दे रखा है। और वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जो था उसमें परिवर्तन करके उसका नाम अब हो गया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। और 2013 में जो संख्या है वो संख्या अब परिवर्तित हो गई है, वो संख्या परिवर्तित हो गई है, संख्या हो गई है 50। अगर उसमें 50 ऑप्शन दे रखा है और 20 और 10 उसमें नहीं दे रखा है तो राइट आंसर उसमें 50 होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है। तो निवेश की जो सीमा है वो हमारी है, यानी छोटे लघु उद्योग हैं हमारे पास में, छोटे उद्योग हैं, इसमें मशीनरी और संयंत्र की जो निवेश की सीमा है वो हमारे पास इसमें दे रखा है 35 लाख, 5 करोड़, 17 लाख, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़ तक हम संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं, मशीनरी और संयंत्र में। 40वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की जाती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका सी होगा, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा इसका जनगणना की जाती है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत तुलना, संगतता, परिशुद्धता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है,
माल के आयात एवं निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है ये तो सबको मालूम होगा, ये सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, तरलता का सबसे सटीक परीक्षण है तरलता। और ऑप्शन है त्वरित अनुपात, चालू अनुपात, पूर्णतया तरल अनुपात और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, पूर्णतया तरल अनुपात। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है। मानव संसाधन नियोजन, भर्ती एवं चयन, वेतन सूची प्रबंधन, कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन। 4 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, जो इसका राइट आंसर है वेतन सूची प्रबंधन। ये नियुक्ति कार्य से संबंधित तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन है लेशपियरे का सूचकांक, लेशपियरे या खाली लेशपियर भी बोल देते हैं, फिशर का सूचकांक, पासे का सूचकांक, कैली का सूचकांक। यहाँ जो राइट आंसर है वो फिशर का सूचकांक, यहाँ पर राइट आंसर है फिशर का सूचकांक। पहली बात तो यह है कि मैंने इसमें काफ़ी कोशिश ये की है कि आपको क्लियर दिखाई दे। अगर फिर भी क्लियर ना दिखाई दे तो क्वेश्चन आपको फिर भी सुनाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन सही आवाज़ के लिए आप लीड का प्रयोग ज़रूर करें, ईयरफोन ज़रूर लगा लें, तो बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। ऐसा शायद कम आवाज़ दे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक, निजी और उत्पादन, सामाजिक, उत्पादन और प्रणाली, निजी और अवैयक्तिक, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा सामाजिक, उत्पादन और प्रणाली, वी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य सामाजिक, निजी, उत्पादन, सामाजिक, उत्पादन और नहीं, ठीक है, बी ही सही होगा, इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन 47 है, लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद इस संबंधित होता है या इसे संबंधित होता है संसाधनों की मात्रा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक की मिली हुई अनुमति, फर्म के लक्ष्य से उनके कामों का जुड़ाव, बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्म के लक्ष्य से अनेक कामों का जुड़ाव, फर्म के जो लक्ष्य हैं उनके कामों से जुड़ाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय, नियंत्रण में सब शामिल हैं यानी सारे शामिल हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो शामिल नहीं है। नेगेटिव यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो परिणाम मापन, लक्ष्य स्थापित करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना, मानव संसाधन का चयन। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है मानव संसाधन का चयन। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा। यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा। ये क्वेश्चन आप मेरी इससे पिछली वीडियो को अगर देखेंगे उसमें क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, उसमें पूरा क्वेश्चन समझाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। जब हम माल को उधार खरीदेंगे, माल खरीदने पर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री की तरफ को हमें ध्यान देना होगा। परचेस अकाउंट DR टू, अगर नकद खरीदते तो टू कैश अकाउंट कर देते, और उधार खरीदा है तो उस कंपनी का, उस व्यक्ति का, उस फर्म का नाम लिख देंगे क्रेडिट में जिससे माल खरीदा गया है। तो राइट आंसर क्रय होगा। अगला क्वेश्चन है 50, साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंधन कहलाता है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, साझेदारी संलेख, पंजीयन का प्रमाण पत्र। यहाँ जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, किसके लिए पूछा गया है,
यहाँ पूछा गया है साझेदारों। तो पार्षद नियम, पार्षद अंतर नियम ये कंपनी के अंदर होते हैं। ये साझेदारों के लिए जो होता है वो होता है साझेदारी संलेख। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं मिशन विवरण, औपचारिकता, औपचारिक संगठन चार्ट या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिशन विवरण। मिशन विवरण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है नियंत्रण, लंबवत विशिष्टीकरण, क्षैतिज विशिष्टीकरण और समन्वय। इसका जो राइट आंसर होगा क्षैतिज विशिष्टीकरण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर को हम चल रहे हैं। पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? समन्वय, लंबवत विशिष्टीकरण, नियंत्रण और औपचारिकता। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहले क्वेश्चन को देखो, पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र, वो होगा तंत्र हमारा नियंत्रण। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है? नियोजन के आधार की स्थापना, अधिकार अंतरण, आंतरिक समन्वय, कार्य मूल्यांकन। या जो इसका राइट आंसर होगा अधिकार अंतरण होगा। अधिकार अंतरण बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, निम्नलिखित में से कौन एकल स्वामित्व का लाभ है? एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व, एकल संगठन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ऑप्शन है गठन में आसानी, संचालन में लचीलापन, न्यूनतम विनिमय, उपर्युक्त सभी। तो हमें एकदम से नहीं कर देना। अगर इसको हम देखेंगे, गठन में आसानी ये भी है, संचालन में लचीलापन भी है, न्यूनतम विनिमय भी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है: प्रदत्त पूंजी, अधिकृत पूंजी, याचित पूंजी और निर्गमित पूंजी। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रदत्त पूंजी ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है: संचय एवं अतिरेक, चालू दायित्व एवं प्रावधान, अंश पूंजी और यह है सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा संचय एवं अतिरेक। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें। अधिशेष खाते में प्रस्तावित लाभांश, कराधान के लिए प्रावधान, भविष्य निधि में अंशदान, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावित लाभांश। अगला क्वेश्चन है, यदि 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो देनदार की लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाता है विक्रय में, स्टॉक में, देनदारों में या फिर उपर्युक्त सभी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी में। इसका विक्रय में भी होगा, स्टॉक में और देनदारों में, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। फर्म के विघटन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं पुस्त मूल्य पर यानी पुस्तक मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, या फिर पुस्त मूल्य यानी पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी कम हो उस पर, या वसूली योग्य मूल्य पर। इसके बारे में तो सभी ने पढ़ रखा होगा। फर्म के विघटन की यहाँ पर बात आ रही है तो इस समय जो यहाँ किया जाएगा वो आंसर होगा पुस्तक मूल्य यानी पुस्त मूल्य, जो अंकित मूल्य है उसी पर ए।
अगर ये फर्म के विघटन से हटकर क्वेश्चन होता तो इसका आंसर सी होता। स्टॉक से संबंधित होता तब भी इसका आंसर सी होता, लेकिन यहाँ पर संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित करने की बात आ रही है तो इसका पुस्तक मूल्य होगा, यानी पुस्तक मूल्य। क्वेश्चन अगला है, पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है संपत्ति एवं व्यय, संपत्ति एवं आय, दायित्व एवं व्यय, दायित्व एवं संपत्ति। इसका है संपत्ति एवं व्यय। पूर्वदत्त व्यय, अब पूर्वदत्त है तो पहले ही भुगतान कर दिया गया, संपत्ति है, लेकिन व्यय है तो व्यय तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऋण पत्रधारी होते हैं लेनदार, स्वामी, ग्राहक या नियामक। ये आपने पहले ही गैस कर लिया होगा, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका लेनदार होगा, क्योंकि ये इसके स्वामी नहीं होते हैं, समतांशधारी जो है वो स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, शोधन कोष खाते में, लाभ हानि खाते में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी, सामान्य संचय खाते में। अगला क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। हरित अंशों की चुकता राशि से, हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, हरित अंशों पर याचित नहीं की गई राशि से, हरित किए गए अंशों के अंकित मूल्य की राशि से। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा याचित की गई राशि से होगा, यानी भी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न समायोजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 है, अदत्त वेतन 20,000 है और पूर्वदत्त बीमा 26,000 है, तो उक्त समायोजन के पश्चात लाभ होगा। तो इसका जो लाभ होगा वो होगा हमारे पास में 3,66,000। 3,66,000 इसका राइट आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल का है। अगला क्वेश्चन है, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हिरास लगाने का। यहाँ पर अवधारणा दे रखी है, अवधारणा के बारे में हम समझना। चालू व्यवसाय की अवधारणा स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हिरास लगाने से, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ही है, क्योंकि हिरास जो लगाया जाता है चालू व्यवसाय की अवधारणा पर ही लगाया जाता है कि व्यवसाय जो है अनंत समय तक चालू रहेगा। आवासा का लाभ विभाजन अनुपात 1/2, 2/5 और 1/10 है। आके सेवानिवृत्त हो जाने पर, रिटायरमेंट ले लेने पर या हो जाने पर शेष साझेदारों को यह अनुपात बचेगा। तो इसके लिए आप ये इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और वो आपको मिलेंगे जो मेरा चैनल है मुकेश कुमार कॉमर्स में, उसमें पूरा एक प्ले लिस्ट बनी हुई है नया अनुपात ज्ञात करना, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा 4:1 यानी ए। अगला क्वेश्चन होगा, लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है लागत विवरण, लागत विभाजन, लागत अधिशोषण, लागत वर्गीकरण। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा लागत वितरण होगा, लागत वितरण। इन क्वेश्चनों को आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं है तो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 2016 में आ गए तो 21 में नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, चिकित्सालयों में परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? चिकित्सालयों में इकाई परिव्यांकन
परिचालन परिव्यांकन, बहुविधि परिव्यांकन, उपकार्य परिव्यांकन। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास में हो गए और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इकाई परिव्यांकन नहीं होगा, परिचालन परिव्यांकन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गैर कृषि आय में सम्मिलित है जंगली घास की बिक्री से आय, मत्स्य पालन से आय, खानों के अधिकार शुल्क से आय और उपर्युक्त सभी। तो कृषि आय के बारे में एक क्वेश्चन और आया था, उसमें ये सभी चीज़ें सम्मिलित यानी लास्ट वाला ही था और इसमें भी लास्ट वाला ही होगा। सभी कुछ ये कृषि आय में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 रुपये, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 6 रुपये तथा कुल स्थिर लागत 48,000 हो तो संवेद बिंदु जो होगा ऐसे, तो ये तो न्यूमेरिकल है। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि मेरे पास ये किए हुए रखे हुए हैं सारे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1,20,000 रुपये, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक फर्म का चालू अनुपात 2.5:1 तथा कार्यशील पूंजी 90,000 है तो चालू दायित्व की जो राशि होगी वो राशि क्या होगी? इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका राइट आंसर 60,000 यानी सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं केवल राइट आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं, कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं। यहाँ पर कर निर्धारण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है, व्यापक अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय, ये भी सही है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सही है, व्यापार चक्र यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक एक माप है, सहसंबंध गुणांक एक माप है दो चरों के मध्य रेखीय संबंध का, वी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पियर्सन के सहसंबंध गुणांक, ये तो एक बहुत फेमस नाम है, सभी ने सुन रखा होगा। पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं है, या निगेटिव आंसर यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त इस जो है उपयुक्त नहीं है, निगेटिव आंसर की यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा नाम मात्र। अगला क्वेश्चन है, अनुपात की गणना की जाती है, यहाँ पर सूत्र के बारे में पूछा गया है। तो सकल लाभ ऑब्लिक शुद्ध लाभ गुणा 100, यानी इसका जो बी है वो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? गैर आर्थिक क्रिया, तो गैर आर्थिक क्रिया यानी व्यापार का अर्थ आपने पढ़ा होगा, आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो है आर्थिक गैर आर्थिक यानी निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, निगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा जा रहा है और वो इसका राइट आंसर होगा सी यानी परोपकार। प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? प्रबंध में नीति निर्धारण नियोजन का ये हिस्सा है, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं और वो सीमाएं हैं हमारे पास में सबसे पहले ही दे रखी है, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो इसे कहते हैं पुनर्निर्यात, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 82 सी। अगला क्वेश्चन होगा,
विश्व बाजार के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और रोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को कहते हैं, इस सिद्धांत को जो कहेंगे वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन विवरणों में सांयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसके अनुपालन में है? क्वेश्चन इसका जो दे रखा है ऑप्शन, स्थिरता की प्रथा, मुद्रा मापन अवधारणा, रूढ़िवादिता की परिपाटी, प्रकटीकरण की परिपाटी। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें। लेखांकन विवरणों में सांयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास करके अनुपालन अभ्यास इसके अनुपालन में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकटीकरण की परिपाटी, जो प्रथा है प्रकटीकरण की है। यहाँ पर नोट्स जोड़ने की बात आ रही है, यानी प्रकट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। आप मेरी पिछली वीडियोज में देखेंगे जाकर के, सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं। रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है लेनदारों पर छूट प्रदान करने के लिए, अप्राप्य एवं संदेह ऋण के लिए प्रावधान, वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप यहाँ समझ गए होंगे। अगर पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप बड़े अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो है रूढ़िवादिता, यानी प्रावधान कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 रुपए के अंश जिस पर 6 का भुगतान हुआ है को हरित किया जाता है तो इसे इस न्यूनतम मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। सेम यही क्वेश्चन एक और भी आ चुका है, मुझे ध्यान आ रहा है, वो बता दिया उसमें, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 4 रुपये प्रति अंश पर इसको पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माल्थस के अनुसार, ये जो है अर्थशास्त्र से है क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है अंकगणितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से, स्थिर दर से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ज्यामितीय। अंकगणितीय में जो होती है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर होती है 1 2 4 6, इसमें बढ़ता जाता है, यानी ज्यामितीय रूप से होगी। उत्पादन फलन किसका संबंधात्मक फलन है? क्वेश्चन है 88, उत्पादन फलन किसका संबंधात्मक फलन है? लागत एवं लाभ, आगत एवं निर्गत, लाभ एवं हानि, कीमत तथा मांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आगत तथा निर्गत। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण सहसंबंध जिस रूप में व्यक्त किया जाता है, पूर्ण की यहाँ पर बात चल रही है, पूर्ण सहसंबंध, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन, आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव आता है। आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है और वो लिया जाता है आधार वर्ष के लिए 100। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि लेस्पियरे सूचकांक 121 तथा पासे सूचकांक 144 हो तो फिशर सूचकांक जो होगा, एक सूत्र इसका होता है, सूत्र से इसको निकाला जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो 132 होगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसी जनसमूह प्रचालक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य को कहते हैं? समग्र त्रुटि, मानक त्रुटि, प्रतिचयन त्रुटि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा प्रतिचयन त्रुटि होगा, प्रतिचयन त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग संग्रहण करने हेतु होता है? तृतीय सम्मक, द्वितीय सम्मक, प्राथमिक सम्मक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक सम्मक।
अगला क्वेश्चन है, अर्जित किंतु अप्राप्य आय मानी जाती है। अर्जित कर ली है लेकिन प्राप्त नहीं की गई है। एश्योर्ड इनकम, यह हमारे पास में इसका संपत्ति, क्योंकि अर्जित कर ली है तो वो हमारी संपत्ति हो गई है। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। एक, क्या माल भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि अग्रिम में एडवांस में प्राप्त कर ली है, लेकिन माल की अभी आपूर्ति नहीं की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो होगा चालू दायित्व। 96 क्वेश्चन है, विक्रय बजट है एक कार्यात्मक बजट, मास्टर बजट, व्यय बजट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा कार्यात्मक बजट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, जिसे बनाने में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व है, वह है लचीला बजट, मास्टर बजट, रोकड़ बजट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट है क्या? अच्छा, वो विक्रय बजट था। इसका राइट आंसर ए होगा, लचीला। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि मशीन घंटे 8000 है, यदि मशीन घंटे 8000 है तथा कारखाना उपरिव्यय अधिशोषण दर प्रति मशीन 8 है, तो अधिशोषित कारखाना उपरिव्यय होंगे, और वो व्यय होंगे 64 यानी 64,000। लेखांकन के सिद्धांत आधारित हैं व्यावहारिकता पर, व्यक्तिपरकता पर, अभिलेखन में सुविधा पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आधार है वो है अभिलेखन में सुविधा। व्यावहारिकता पर नहीं है, व्यक्तिपरकता पर नहीं है, अभिलेखन में सुविधा पर है। अगला क्वेश्चन है, तरलता और जोखिम के मध्य संबंध है सीधा, विपरीत, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इनका जो संबंध है वो विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, एक निजी कंपनी, तो एक निजी कंपनी, यहाँ ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के उससे नहीं दे रखा है, ये दे रखा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था साझेदारों की संख्या वाले में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 200 भी इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसमें 50 संख्या थी निजी कंपनी में 1956 के अंतर्गत, लेकिन 2013 में इसको 200 कर दिया गया है। अब इसमें हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर देखना होगा 101 में। अगर इसमें 50 ऑप्शन होता और 200 नहीं होता तो हम 50 को हम राइट करते, लेकिन यहाँ 200 दे रखा है तो हम 200 को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है सामाजिक आर्थिक विषयों पर, कृषि एवं उद्योग संबंधी विषयों पर, जनांकिकी संबंधी विषयों पर, उपर्युक्त सभी विषयों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ये सभी पर करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है सभी पर, जितने भी ऑप्शन है सभी पर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिगमन गुणांक का मान 0 है तो दोनों चर हैं आश्रित या गुणात्मक। आंसर होगा वो बी, स्वतंत्र है ये। अगला पास होगा, प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है मात्रात्मक सूचनाओं से, गुणात्मक
सूचनाओं में एक कड़ी है। थोक व्यापारी निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य, निर्माता एवं भंडारी के मध्य, निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य, क्योंकि उपभोक्ता तक थोक व्यापारी नहीं पहुंचाता है वस्तु को, यानी निर्माता एवं फुटकर व्यापारी, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क नहीं है? स्वैच्छिक निर्यात संयम, स्वास्थ्य और उत्पाद मानक, पर्यावरण संरक्षण कानून, मूल्य अनुसार शुल्क। इसका जो राइट आंसर होगा मूल्य अनुसार शुल्क होगा, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, जब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत